जिसने भी वो तस्वीर वायरल की, मेरा ख्याल उसने फायदा पहुंचाया। थोड़ी देर के लिए कुट्टी हुई थी, वो दोबारा दोस्ती में तब्दील हो गई है। प्रोग्राम में बैठा हुआ था और जब एक टेलीफोन आया एंकर को कि ये आपने किसको बिठा लिया है। अदारा खुद ये नहीं चाहता कि वो इस तरीके से है, क्योंकि उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अदारे के लिए बेहतरीन मौका है कि वो एक ये छोटी सी भी अगर ट्वीट निकाल दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो नाराज हमारे नौजवान हैं, इसमें से 70-80% एकदम दोबारा इदारे के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि हम कहते हैं कि वो, मैं भी मानता हूँ कि इमरान खान एक बड़ा जिद्दी शख्स है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और शायद यही उसकी खूबी है। इस वक्त शायद चाहिए एक ऐसा शख्स पाकिस्तानी अवाम को जो बिल्कुल जिद करके खड़ा हो जाए। इमरान खान की मकबूलियत एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है। जब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया जाए तो फिर काबिल कबूल होना नहीं होता। सवाल ये होता है कि कैसे इनके साथ चला जाए आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनरल साहब, सबसे पहले बात करनी है जो हुआ है अमजद शुएब साहब के साथ, जो एक केस बनाया गया, एक भोंडी किस्म की एफआईआर दी गई। जब ये सारा मामला हो रहा था, केस आया, एफआईआर आपने पढ़ी, क्या तासुरात थे आपके, समझ क्या आई आपको? जी मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि जो उन्होंने बातचीत की वो आप सबने भी सुनी है, हमने भी देखी है। वो तो एक मशावरतन कोई बात कर रहे थे, और जो उन्होंने जो कुछ कहा उससे बहुत ज्यादा बड़ी बातें और लोगों ने कही हैं, इन्हीं दिनों में कही हैं। अपनी जुडिशरी के मतलब कहा है। जो आपके सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके मतलब बात की है। तो बस ये पिक एंड चूज वाला मामला जो है ये है। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि हुकूमत को ये एहसास है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स जवानों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, क्या? और वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना अपना असर और रसूख भी रखते हैं। तो वो शायद उनको इंटिमिडेट करना चाह रहे थे, जैसे कि है कुछ मामलात में इनका ये पॉलिसी के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। और एक और इसका मकसद ये हो सकता है मेरे ख्याल में, और था जो कि कामयाबी उसमें नहीं हुई। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, फौज और वेटरन्स, इनके दरमियान कोई थोड़ी सी खलीज पैदा हो। आपको पता है पहले भी वो खलीज चल रही थी नौजवानों के दरमियान और आर्मी के दरमियान, बड़ी मुश्किल से ऐसा ऐसा वो पुर हो रही है। तो वो ये चाह रहे थे कि भी ये ये बात फैलाई जाए कि ये इनकी अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उनके कहने पे हुआ है, या उनकी खामोशी, उन्होंने खामोश किस्म की दी है एक किस्म की एक्शन। तो ये बात गलत थी। मेरी खुद बात हुई, और फौज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, और मेरा ख्याल है कि ये जो काम हुआ है इसमें थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल हुआ होगा। क्योंकि मैंने उनसे ये अपील की थी कि जो हम लोग हैं, रिटायर्ड लोग और जो सर्विंग लोग हैं, वो एक ही हिस्सा है, एक ही जिस्म है। ठीक है, हम अपना काम करके रिटायर हो गए। इसी तरीके से अवाम और फौज जो है, ये एक ही मामले, इसे एक ही सोसाइटी का हिस्सा है, और हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा ख्याल है जिसने भी ये कोशिश की, ये दोनों काविशें नाकाम हुई। ना तो हम डरे हैं, और ना ही अपनी इंस्टीट्यूशन से अलग हुए हैं, अच्छा, अल्लाह के फजल सर, करम से। जनरल साहब, क्या लगता है आपको, अमजद शुएब साहब की एक तस्वीर भी रात को वायरल हुई हवालात में से, उस तस्वीर को बाहर निकालने का, वायरल करने का क्या मकसद था? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि वो तस्वीर का एक इम्पैक्ट हुआ है, हम्म। कि एक 80 साल बूढ़ा शख्स जिसको आप इस तरीके से जिंदा में डाल दें, और फिर भी वो अपनी दो टांगों पे खड़ा होकर, आपने देखा उनके चेहरे के तासरात, उनमें अभी भी एक फखरिया आपको तासर नजर आ मुस्कुराहट रहा है था। या? तो जिसने, हाँ जी, जिसने भी वो तस्वीर वायरल की, मेरा ख्याल उसने फायदा पहुंचाया हम्म। जनरल अमजद शुएब के केस को। इसलिए कि इस उम्र में भी उनका जो तम तराक है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। तो एक रेजोल्यूट किस्म का फेस उन्होंने दिखाया। और मेरा ख्याल है कि वो हम सब जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी तरफ से एक एक किस्म का सिंबल था कि हम इस तरीके से दबने वाले नहीं हैं। हम हक की बात बोलते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। और ऐसे ही जब जनरल साहब को पकड़ा गया तो उनकी पहली वीडियो में यही था, वो मुस्कुराते हुए बस जब पेशी पर आए चले गए थे। और आज उन्होंने ये कहा है कि चली है रस्म के, कोई ना सर उठा कर चले, जब सवाल हुआ उनसे पेशी के बाद।
तो फिर ये कौन है जनरल साहब जो रोक रहा है, आपकी बात नहीं करने दे रहा, जो इंसान बोलना चाहता है उसको वो नहीं बोलने दिया जा रहा, जो बोलता है उठा लिया जाता है? देखिए जी, बात आप बिल्कुल सही, आपका सवाल है। बात ये है कि वो कह रहे थे, हुँ, वो ये कह रहे थे, और कि जब जब तक ये आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, माशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना बाहर से करेंगे ना अंदर से करेंगे। और जब तक ये माशी और सियासी इंस्टेबिलिटी है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आप किससे बात क्या करेंगे? अमेरिका से क्या बात करेंगे? आईएमएफ से क्या बात करेंगे? अफगानिस्तान की हुकूमत से क्या बात करेंगे? चीन से क्या बात करेंगे? तो गोमगो की हालत को खत्म करने के लिए वो भी कह रहे हैं और हम सब भी कह रहे हैं, और अक्सरियत पाकिस्तान के अवाम की कह रही है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं, ताकि झंझट से निकले हम। भले पीडीएम आ जाए 5 साल के लिए, लेकिन जब 5 साल के लिए कोई भी हुकूमत आएगी, तो कम अज कम एक स्टेबिलिटी का तासर पैदा होगा, बाहर के लोग भी आपसे बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ये सारी चीजें इंतजार कर रही हैं आईएमएफ समेत, कि ये एक किस्म की अबूरी हुकूमत है ना, 2 सूबों में अबूरी हुकूमत ऑलरेडी है। इस या हुकूमत के भी चंद माह रहते हैं, तो कौन इनसे बात करेगा? यही बात वो कह रहे थे और यही बात हम कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात तो नहीं है। वो आज उन्होंने भी ये कहा कि हम तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर अच्छा मशवरा देने की कोशिश करते हैं। तो बाकी उस पर गौर करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन ये पकड़ दकड़ वाला मामला तो बहुत ही ये खतरनाक है ना। जनरल साहब, इदारे पर और जो फौजी हल्के हैं खासकर, उन पर क्या असर पड़ा इस गिरफ्तारी का? ये देखिए, बेसिकली तो जो अदारा है उसका तो एक व्यू पॉइंट ये भी है, और जो किसी हद तक मैं दुरुस्त भी मानता हूँ, कि जब कोई सियासत में आ जाए, सियासी पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो फिर उसको सियासत के तमाम जो है ना, जो बैकलैश आता है वो बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन जो लोग सियासत में नहीं है, जैसे कि जनरल शोएब अमजद का केस है, वो बिल्कुल ना सियासत में है ना किसी पार्टी के साथ है। उन्होंने आज क्लियर भी किया, ना वो इमरान खान को मिले हैं ना किसी और को मिले। तो ऐसे लोगों का साथ तो मेरा ख्याल है कि देना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन को, हुँ, और मुझे लगता है कि उन्होंने दिया भी है इस केस में। तो अच्छा। वो मैं मानता हूं कि जब आप किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाएं बाकायदा तौर पे, और तमाम सियासी सरगर्मियों में आप हिस्सा लेने लगे, तो फिर अगर आपको कोई चीज फेस करनी पड़े, तो फिर आपकी पार्टी जिम्मेदार है। फिर आपका इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ये भी कहते हैं एक तरफ कि इंस्टीट्यूशन किसी चीज में दखल अंदाजी ना करे, तो फिर वो कैसे करेगा? लेकिन हम जो वेटरन्स हैं, हम ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि चूंकि हमने 40 40 साल 30 30 साल अपने इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो जैसे बाकी खानदान होते हैं, हम भी उस खानदान का हिस्सा है। तो अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आए, तो हम हमारी जरूर मदद की जाए। क्योंकि अगर खुदा जब भी वक्त आता है, आपको पता है हम आपकी मौजूदगी में कितना डिफेंड करते हैं अपने या इंस्टीट्यूशन को। या बाज़ डेफिनिटली। औक़ात मुश्किल भी होता है, फिर भी डिफेंड करते हैं। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से तोड़े नहीं जा सकते। ज़ाहिर है हमने देखा है बहुत मुश्किल हालात में आपने डिफेंड किया है अपने इदारे को। जनरल साहब, बस इस मामले पर आखिरी 2 सवाल हैं कि इदारा इस वक़्त वेटरन्स के साथ खड़ा हुआ है? जी देखिए, इदारा वेटरन्स के साथ मिला-जुला सा थोड़ा रुझान है, अगर मैं आपको सच बताऊँ, अच्छा, कि जो तो लोग बिल्कुल खामोश हैं और कोई बात नहीं करते, उनके साथ तो इदारा बड़े मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ भी जो थोड़ा-सा उनका हुआ था, थोड़ी देर के लिए कुट्टी हुई थी, वो दोबारा दोस्ती में तब्दील हो गई है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, कि इदारे ने ये महसूस किया है कि जो कुछ हम बात कर रहे थे, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि खुदा न खास्ता इदारे के खिलाफ हो। हम तो मुल्क के इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, और उसमें अदारे को भी ये मशवरा दे रहे थे कि आप अगर ये काम करें तो ये मुल्क के इंटरेस्ट में बेहतर है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब वो गलतफहमी बड़ी हद तक दूर हो गई है। अदारे ने जब अपने आप को, वो कह रहे हैं कि हमने दूर कर लिया है सियासत से, अल्लाह करे कि ऐसे हो, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लगेगा सही पता लगाने में। लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं, मैं उनका आपके सामने जिक्र भी कर देता हूँ, कि ये जो कुछ इंतखाबात हुए हैं और उनका जो रिजल्ट आया है, उसके अलावा जो मुकदमे चले हैं और उनकी जो वर्डिक्ट्स आई हैं, उससे अब ये लगता है कि अदारा कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, कि जो उनके ख्याल में जैसे रिजल्ट होना चाहिए वो हो, या जैसे वर्डिक्ट्स होने चाहिए वो इन चीज़ों से उन्होंने वो पीछे हट गए हैं। और ये बहुत अच्छा इंडिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं साफ ज़ाहिर है, अदारे के ज़िम्मे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म दे, तमाम अदारों को मानना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि
शफाफ इंतखाबात के लिए इदारा अपनी खिदमात गवर्नमेंट को भी देगा और इदारा अपनी खिदमात इलेक्शन कमीशन को भी देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले पर मैं आता हूँ। बस आखिर में ये बता दें इस सारे मामले पर, अमजद शुएब साहब वाले मामले पर, कि ज़ाहिर है तासुर यही है कि रोकने की कोशिश की थी बोलने से, कि वो हमारे हिसाब से नहीं बोलते। आपको भी चुप कराने की कोशिश की गई है अभी तक वैसे? कोई पैगाम जी पहुँचा देखिए, है? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, दो टोक तरीके से तो नहीं कहा गया, लेकिन इशारे कनाइयों में होता रहता है। एक दफा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था और जब एक टेलीफोन आया एंकर को कि ये आपने किसको बिठा लिया है, और ये गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिकल फिगर की तरफ से आया था, ये किसी और इंटेलिजेंस की तरफ से नहीं आया था, जो कि नॉर्मली हम समझते हैं कि। हुँ, हुँ। तो चूंकि ये बेचारे चैनल जो है इन्होंने इश्तिहार देने होते हैं और काफी उनका जो रोजी रोटी है वो इस बात पे मुनहसर है कि गवर्नमेंट उनको किस तरीके से सस्टेन करती है। तो आप जैसे चैनल तो कम है ना जो अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी हम समझते हैं। हुँ, तो हमें गाए बगाए प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन ना तो मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि ना तो मैं कोई ऐसी बात करता हूँ हुँ। जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हो, लेकिन मैं हक बात कहने से चूकता भी नहीं हूँ। तो लिहाजा बस कभी आ जाता है प्रेशर, कभी चला जाता है, ये हाइड एंड सीक चल रही है। आप और दुआ करें। और अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी के बाद की मोराल डाउन तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उनका 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 रूल रज़्मी और जज़्बा देखकर हमारा मोराल तो बढ़ा ही है, कोई कमी इसमें नहीं है, और उनका इंशाल्लाह। झंडा यहाँ सीने पर पाकिस्तान का था, उसने हम सबको हिम्मत दी है कि वतन की मोहब्बत जिसके दिल में हो, ज़ाहिर है वो बहुत मजबूत होता है। जनरल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है 90 दिन में इंतखाबात करवाने का। डिवीजन है उस इदारे में भी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, पहली बात तो ये है कि ये देखिए, ये बात बहुत ही काबिल अफ़सोस है कि देखिए डिविज़न्स होती हैं लोगों में जब बड़े ओहदों पर होते हैं, लेकिन वो ओवर्ट नहीं होती, सामने नहीं आती, वो आपस में बातचीत करके उसको, लेकिन ये बहुत ही एक भूंडे तरीके से सामने आ गई है। और आपने देखा कि ये हमें इतना तो ज़्यादा तो मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि सुओ मोटो बिल्कुल इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का, और उसके लिए बेंच बनाना भी चीफ जस्टिस ही का इस्तेहकाक है। डेफिनिटली या। तो उन्होंने एक पहले बेंच बनाया जिससे लोग अलग हो गए, तो फिर उन्होंने दोबारा बेंच की तश्कील की जो कि उन्हीं का इस्तेहकाक है। तो अगर आप ये कहें, ये मैं अपनी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, कि जब उसके मेन जो ऑपरेटिंग क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 रुकनी बेंच की 3-2 की वर्डिक्ट है और फिर वो वर्डिक्ट बताते हैं, तो ये हर चीज क्लियर हो जाती है इसमें। हुँ। लेकिन वो फिर जो लोग अलग हो गए कि जी ये चूंकि बनता ही नहीं है सू मोटो, तो लिहाजा हम इसमें नहीं बैठते, तो अगर उनको आपने शामिल करना ही है तो फिर वो जो पहले अलग हुए थे इसलिए कि हमारे ऊपर इतराज हुआ है इसलिए हम अलग हो गए, तो फिर ये बेंच 7 का नहीं, फिर तो 9 का होगा दोबारा, जो कॉमन सेंस कहती है। तो मुझे नहीं पता, ये अभी लगता है ऐसे ही है कि दोबारा, क्योंकि हुकूमत ने तो ये कहा है कि जी हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, हम समझते हैं कि ये वर्डिक्ट 4-3 का है, जबकि वर्डिक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि ये 3 3-2 का है। और उसका ऑपरेटिंग क्लॉजेस वो होते हैं जो कि मेन बॉडी में होते हैं, और जो नीचे फुट नोट्स होते हैं वो उनका ये ऐसे नहीं मकसद लिया है, फुट नोट्स ऑपरेटिव नहीं होते, फुट नोट्स एक डेफिनेशन होती है या। कि जी इसके दौरान हमारा ये था, लेकिन जो ऑपरेटिंग क्लॉजेस होते हैं वही होते हैं जो मेन वर्डिक्ट में होते हैं। इतना तो हमें भी पता है लॉ का, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये एक, मैं समझता हूँ एक तमाशा पैदा करने के लिए ये किया गया है और ये सस्टेनेबल नहीं है, इसका मुझे यकीन है। और ये वही बहरान पैदा हो रहा है जो 1997 में गालिबन था, आईनी बहरान। जी, वो तो उसके नज़दीक है, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जब देखने की बात ये है कि जो बाकी इदारे हैं, लेट अस से गवर्नर्स जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन है और जो प्रेसिडेंट है, ये 3 इदारे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस वर्डिक्ट के बाद। इनका बिहेवियर जो है वो सारे मामले को सेटल करेगा या अनसेटल करेगा। अगर इन्होंने अपने आप को हुकूमत के साथ अलाइन कर दिया और इस चीज की परवाह किए बगैर कि सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट क्या है जो उन्होंने बात की है, तो फिर मुल्क में बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो सकता है। और बहुत बड़ा बुरहान जब पैदा होता है, फिर आपको पता है उसके नतायज भी बहुत बुरे होते हैं। और ये बहुत, जो मैं लंबा करके कह रहा हूँ, तो इसमें जो चीज छुपी हुई है वो आप भी समझ सकते हैं, आपके नाज़रीन भी समझ सकते हैं। और ये तो और बेहतर ये है कि इस इस बुरहान को बहुत बड़ा बुरहान बनाने के बजाय इसको हल कर लें। गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात माने, बात खत्म हो जाएगी और मामला आगे चलेगा। ज़ाहिर है और हुकूमत ये चाहती है कि वो जो आपने बहुत बोला है ना, उसी पर मामला जाए, तभी उन्हें कोई सियासी कुछ लहर से बच सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हुकूमत यही चाहती है, जो आप और मैं तहत लफ्ज़ में बात कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, जी, आपके नाज़रीन भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और हम लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये दुश्मनों की ख़्वाहिश है कि ऐसा हो। इसलिए कि एक तो इस दफ़ा रेज़िस्टेंस होगी, और मैं बताऊँ 2 किस्म की रेज़िस्टेंस होगी। एक रेजिस्टेंस अदारे के अंदर बहुत है। अदारा ओके, खुद ये नहीं चाहता कि वो इस तरीके से है, क्योंकि उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरे अवाम की अक्सरियत इसके खिलाफ वो है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है और वो उठ खड़ी होगी अगर कोई ऐसा मामला हुआ। तो मेरा ख्याल अदारा खुद भी इसको रेजिस्ट करेगा, अवाम भी इसको रेजिस्ट करेंगे, और ये जो इनके ख्वाब हैं ये पूरे होने वाले नहीं है। और सही है, इस वक़्त अवाम बहुत रेज़िस्टिंग मूड में है, हर चीज़ को रेज़िस्ट कर रही है और जो आपने बहुत की बात की, नाज़रीन के लिए सिर्फ़ ये बता दूँ कि वो बहुत के अंदर जो बात छुपी है, वो जनरल साहब या मैं कहेंगे तो अनकरीब पर्चे वाले मामलात हमारे पर भी आ जाएँगे। अच्छा सर, जनरल साहब, किस हद तक इलेक्शन से भाग सकती है हुकूमत? पीडीएम जो है, इलेक्शन से भाग रही है और अभी भी मज़ीद इनके पास मौक़े हैं भागने के? जी, मैंने कहा ना कि ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस जिनका मैंने नाम लिया ना, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मिसाल के तौर पे डिले करने के लिए ये हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें हुँ, कि जी मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, उधर से वो कह रहे हैं कि जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इधर से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी आप ये कराएं, तो मैं तो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरे लिए ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, इम्पास पैदा हो गया, या तो मैं रिजाइन करता हूँ। और फिर जो है नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन के लिए, कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए टाइम लग जाएगा। वो ये नहीं बात मानेंगे, वो नहीं बात मानेंगे, तो इसको इस तरीके से लंबा हो सकता है। गवर्नर हो सकता है कोई इस्तीफा दे दे कि जी मेरे बस में ये नहीं है। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये चूंकि प्रेसिडेंट इस्तीफा देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, हुँ, तो जब तक प्रेसिडेंट मौजूद है ये मामला हल हो जाएगा और ये चलेगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया कि गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया, या किसी इंस्टीट्यूशन ने ये कह दिया कि जी हम वाकई इनको नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री की, क्योंकि उन्हीं के पास पुलिस भी है, उन्हीं के पास ये मलेशिया वगैरह भी है। लेकिन अगर छोटा सा इंडिया भी आ गया किसी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हुँ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत की मदद को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद को तैयार हैं, तो ये छोटा सी बात जो मैंने कही है अगर किसी तरफ से आ जाए तो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा और एकदम पाकिस्तान दोबारा अपनी पटरी पर चल पड़ेगा। और इदारा कहाँ पर खड़ा है हमारा इस वक़्त? वो मुसालिहत का किरदार अदा करेगा सियासी जमातों के माबैन और इदारों के माबैन? जी देखिए, उनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में ना पड़े। हुँ, लेकिन इस वक़्त मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल नहीं है, ये नेशनल लेवल का क्राइसिस पैदा हो गया है। या और नेशनल लेवल का जब क्राइसिस पैदा होता है, तो वो सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता है और सिक्योरिटी इदारों को भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ये तो इदारे के लिए बेहतरीन मौका है कि वो एक ये छोटी-सी भी अगर ट्वीट निकाल दें, जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि हम गवर्नमेंट की भी मुआवनत करने को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन की भी मुआवनत करने को तैयार हैं, अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो नाराज़ हमारे नौजवान हैं, इसमें से 70-80% एकदम दोबारा इदारे के साथ जुड़ जाएँगे, हुँ। और ये जो खलीज पैदा हुई है, ये भी खत्म हो जाएगी। तो काश कि मेरी ये कोई बात सुन ले कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है किसी के पास ये सारे मामलात को खत्म करने के लिए और मुल्क को आगे चलाने के लिए। और जनरल साहब, यहाँ एक बात मैं कह दूँ कि जब भी हम अवाम में जाते हैं, तो अवाम यही कहती है कि हमारे इदारे के गाज़ी और शहीद हमारे माथे का झूमर हैं, सर आँखों पर हैं, मगर आईनी हदूद में रहकर हर किसी को काम करना है। आखिर में बस जनरल साहब, इमरान खान साहब की पेशियाँ आपने देखी हैं जो हालिया दिनों में हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुई। उन पेशियों में अबर तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए हैं, मगर उन पेशियों के बाद क्या लगता है आपको पीडीएम किस तरह से रोकेगी इमरान खान को? जी देखिए जी, पहले तो हालाँकि पीडीएम में बहुत बड़े स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन मौजूद हैं, या और इनको अच्छी तरह मालूम है कि एक वोट होता है जिसको कहते हैं हमदर्दी का वोट। हुँ, इन्होंने भी हासिल किया है, पीपल्स पार्टी ने भी हमदर्दी के वोट पे हुकूमत हासिल की है। पीएमएलएन को भी ये वोट मिलता रहा है। हुँ, तो वही गलती ये क्यों कर रहे हैं पीटीआई के सिलसिले में? हुँ। जितना इनको ये दबाने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादतियाँ करेंगे पीटीआई के साथ, उतना पीटीआई का ग्राफ ऊपर जाएगा। हुँ। और ऐसा ही हो रहा है, आपने देखा होगा कि
देखें, जिसने हमला किया था जिस शख्स ने इमरान खान के ऊपर, उसको तो ऑनलाइन इजाजत है हाजिरी की, मुस्तस्ना किया हुआ है फिजिकल हाजिर होने से। और जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो जख्मी भी है, ठीक है, जख्म अल्लाह ने किया, अभी तक ठीक हो चुके होंगे, उनको कहा जा रहा है कि कभी आप इधर आए और कभी आप उधर आए। तो ये सब कुछ आप और मैं देख नहीं रहे, हमारी आंखें बंद तो नहीं है, हमारे कान बंद तो नहीं है। इससे पीटीआई को फायदा हो रहा है, इससे इमरान खान को फायदा हो रहा है। एक रत्ती नुकसान नहीं हुआ अभी तक इमरान खान को। हालांकि हम कहते हैं कि वो, मैं भी मानता हूँ कि इमरान खान एक बड़ा जिद्दी शख्स है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और शायद यही उसकी खूबी है। इस वक्त शायद चाहिए एक ऐसा शख्स पाकिस्तानी अवाम को जो बिल्कुल जिद करके खड़ा हो जाए और किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि ये निज़ाम नॉन परफॉर्मिंग निज़ाम है। जब तक इस निज़ाम के खिलाफ इस तरीके से खड़ा ना हो जाए जिसके ऊपर एलीट कैप्चर है और इसके ऊपर अशराफिया ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, वो इमरान खान जैसा जिद्दी आदमी इसको दूर कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और पीडीएम की हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो पीटीआई के हक में जा रहा है। और जितना ये रहेंगे इक़्तिदार में, ये मैं आपको बता दूं, जितना चिमटे रहेंगे उतना नीचे पाकिस्तान चलता चला जाएगा। तो ये इनके भी सोचने की बात है, अवाम के भी सोचने की बात है, इंस्टीट्यूशंस के सोचने की बात भी है। और पाकिस्तान को आगे अगर लेकर जाना है तो इमीडिएट इंतखाबात के अलावा और कोई हल नहीं है आपके पास। रणवीर साहब, इमरान खान की आपने बात की, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान मकबूल बहुत है, मगर क्या वो काबिल कबूल हो चुके हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए? जी देखें, काबिल कबूल जो है वो जब तक एक थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे हो बंदा, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये काबिल कबूल है या नहीं है। हम्म। इमरान खान की मकबूलियत एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है। जब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया जाए तो फिर काबिल कबूल होना नहीं होता सवाल। फिर सवाल ये होता है कि कैसे इनके साथ चला जाए आगे। आपने देखा कि अमेरिकन डेलीगेशन भी आके मिला है कि नहीं उनको। या और इस बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि जिनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए कि अब सवाल ये नहीं रहा कि इमरान खान काबिल कबूल है या नहीं। अब सवाल ये है कि इमरान खान के साथ चलना कैसे। और वो चलने के लिए गालिबन शराइत दे रहे हैं, मगर खान साहब जो है उन शराइत पर राजी नहीं हो रहे, ऐसी कुछ इतलात आ रही हैं। देखिए, शराइत तो अब इमरान खान की होगी मेरे भाई। शराइत इमरान खान पर थोपी नहीं जा सकती। ये मेरा तजिया है। मैं बता दूं, ना तो मैं इस वक्त तक मेंबर हूँ या पीटीआई का, और ना मैं इमरान खान को ये कहता हूँ कि वो एक ऐसा लीडर है जो हर आपके मसले हल कर देगा। लेकिन इमरान खान एक ऐसा लीडर जरूर है कि एक दफा आपको छुटकारा जरूर दिलवा देगा एलीट कैप्चर से, और छुटकारा जरूर दिलवा देगा जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो मसाइब हैं। उसके बाद वो इनको हल कर सकेगा या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमने पहले 4 साल देखे हैं, कोई बहुत हमें ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन उनके साथ ऐसे साथी हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं उनको आके ज्वाइन कर लें। तो यही मेरी अपील है वो तमाम एंटिटी से जो उसके खिलाफ खड़ी हैं, कि आप इसको ऊपर इतना जो बंद, जो रॉ एक पानी की चली हुई है जो डायरेक्शन है अवाम की, उसके ऊपर बंद बांधने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता उस रॉ को मोड़ें और सोचें कि किस तरीके से इस करंट के साथ चला जाए, इस करंट को समझाया जाए कि कैसे हो सकता है। इसको आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। खुदारा ऐसा ना करें। इमरान खान में अहलियत पैदा करने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो अहल लोगों को उनके साथ देने दें और अहल लोगों को इमरान खान के साथ जाने दें, तब जाके ये मामला ठीक होगा। वरना ये अवाम का समंदर जो है हर चीज को बहा कर ले जाएगा। सर, आपकी बात पहुंच चुकी हम तक। थैंक यू सो मच रणवीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत से रहें आप।